नमस्कार दोस्तों, मैं सनत कुमार राजपूत टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में 18 सितंबर 2022 को आयोजित हुए टेट के पेपर सीजी टेट के पेपर फर्स्ट के गणित के सवालों को सॉल्व करेंगे तथा इसमें गणित पेडागॉजी के प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, यह कौन से विधि का कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, पहला है विश्लेषणात्मक विधि जिसे विश्लेषण विधि भी बोलते हैं, दूसरा है संश्लेषण विधि, तीसरा है आगमन विधि और चौथा है निगमन विधि। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्लेषण विधि सबसे पहले तो हम सभी का डिटेल जान लेते हैं। विश्लेषण विधि में होता क्या है, चीज़ों को तथ्यों को छोटे छोटे भागों में तोड़कर समझना होता है। संश्लेषण विधि में होता है कि अलग अलग भागों को जोड़कर, मतलब छोटे छोटे तथ्यों को मिलाकर, उसके अंशों को मिलाकर एक साथ रखकर ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है इस संश्लेषण विधि में। तो हमारा तो आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, संश्लेषण विधि। फिर भी हम ऑप्शन सी और डी पर भी विचार कर लेते हैं। आगमन विधि में होता क्या है दोस्तों, तथ्यों, प्रयोगों एवं उदाहरणों की सहायता से एक नियम तैयार करना आगमन विधि कहलाता है। जबकि निगमन जस्ट इसका उल्टा होता है। निगमन में क्या होता है, सबसे पहले हम नियम प्रस्तुत करते हैं, फिर उसके बाद जो भी समस्या होती है उसे सुलझाया जाता है। मतलब नियम पहले आता है निगमन में, जबकि आगमन में पहले तथ्यों, प्रयोगों एवं उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है, उसके हिसाब से नियम बनाया जाता है। तो इसका तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, संश्लेषण विधि, सिंथेटिक मेथड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 92 है, दूसरा क्वेश्चन गणित का। 3, 8, 9 और x का औसत मान 6 है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों इसको हमने एक कॉपी के माध्यम से हैंड राइटिंग नोट्स से इसको सॉल्व किए हैं, उसको समझिएगा दोस्तों थोड़ा। यहाँ पर है औसत बराबर हम जानते हैं दोस्तों कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है, जिसमें आंकड़ों का योग करेंगे तो आंकड़ा कौन कौन सा है दोस्तों, 3 है, 8 है, 9 है और x है। हम इनको चारों आंकड़ों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और आंकड़ों की संख्या मतलब कितना आंकड़ा है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, तो 4 का भाग दे देंगे यहाँ, और इस प्रकार ये सूत्र में जम जाएगा। और हमारा जो औसत है, औसत दिया है 6 आया है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को पक्षांतर कर देंगे 6 की ओर, तो भाग से यह चला जाएगा इसमें गुणा के रूप में। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर है, तो ये 4 यहाँ आके गुणा हो जाएगा, तो 6 चौक 24, और यहाँ पर बच जाएगा 3 + 8 + 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 + x। और जब हम 6 चौक 24 यहाँ पर 24 की तरफ हम 20 को पक्षांतर करेंगे तो वो प्लस से माइनस में चला जाएगा, तो 24 - 20 अर्थात x बराबर 4 बच जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, देखते हैं, ऑप्शन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने को माना जाता है, सीखना माना जाता है। तो बैंकिंग मॉडल तो पूरा रटने पर आधारित होता है, बच्चों को रटाया जाता है, तो उस रटाने की प्रक्रिया को बैंकिंग मॉडल बोलते हैं। प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या होता है दोस्तों, एक नियम या एक सेट तैयार किया जाता है चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप। मतलब इसमें क्या करते हैं, बच्चों के दिमाग में बसाने के लिए एक सेट तैयार किया जाता है और उसको याद कराया जाता है। एक प्रकार का ये भी उतना प्रभावशाली मॉडल नहीं है, लेकिन जो इसका आंसर है वो यही होगा दोस्तों, प्रोग्रामिंग मॉडल ही होगा। और जो तीसरा है कंस्ट्रक्टिव मॉडल, कंस्ट्रक्टिव मॉडल होता है दोस्तों, बच्चों के सामने समस्याएं दे दिया जाता है, वो खुद करके गलती करके सीखते हैं या अपने समस्याओं को खुद सुलझाते हैं, करके सीखते। सबसे इफ़ेक्टिव मॉडल इसी को माना गया है दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव मॉडल, या इसी को रचनात्मक मॉडल भी कहा जाता है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोग्रामिंग मॉडल। यदि आप प्रोग्रामिंग मॉडल डाले हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। तो गणित अधिगम का जो मूल्यांकन होगा वो निदानात्मक भी होता है,
योगात्मक भी होता है, रचनात्मक भी होता है, इसलिए इसमें उपरोक्त सभी आएगा दोस्तों। इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि वो समेटिव फॉर्मेटिव तो होता ही है दोस्तों और निदानात्मक भी होता है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सी अवधारणा अधिक अमूर्त है? कौन सा अवधारणा अधिक अमूर्त है? ऑप्शन ए है ज्यामिति, ऑप्शन बी है बीजगणितीय, ऑप्शन सी है संख्यात्मक, ऑप्शन डी है सभी समान रूप से अमूर्त हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो बीजगणित होगा। ज्यामिति को भी हम चित्र के माध्यम से वैसे थोड़ा जल्दी समझाने का प्रयास कर लेते हैं। संख्याओं को का भी नोटेशन है सभी, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा एल्जेब्रिक आएगा, बीजगणितीय जिसमें एक्स वाई जेड हम उपयोग करते हैं, माना कि उसका मान x होगा, तो हम सबसे पहले हम अमूर्त चीज़ को ही मान लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अमूर्त होगा ना वो बीजगणितीय होगा। बाकी भी है लेकिन सबसे ज़्यादा बोला गया है, इसलिए दोस्तों बीजगणितीय एल्जेब्रिक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आयतन और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है? जहाँ द्रव्यमान को m से तथा आयतन को v से तथा घनत्व को d से अंकित किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, फिजिक्स में खास करके पढ़ा भी जाता है कि जो इस यहाँ पर मैं लिख के समझाया भी हूँ, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, अर्थात यहाँ पर d बराबर m/v। दोस्तों यदि मैं v को d की ओर पक्षांतर कर दूं तो इधर m बचेगा, यहाँ देखिए, क्योंकि v जो है d की ओर जाकर गुणा में बदल जाएगा, और उसको चाहे तो हम m को इधर लाकर लेफ्ट साइड लाकर v इंटू डी के रूप में भी लिख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर है दोस्तों m बराबर v इंटू डी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और व्यक्ति बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों का बंटवारे में कितना आएगा? दोस्तों इसको मैं सॉल्व करके दिखाया हूँ, तो बिल्कुल इसको समझिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ जो व्यक्ति ए है वो 20 दिन में करता है, और व्यक्ति दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। यहाँ पर 15 दिन में, ए बस 20 दिन में और दोनों मिलकर 15 दिन में। अगर 15 और 20 दोनों का एलसीएम निकाले, लघुत्तम समापवर्त निकाले, तो उसका आंसर होगा 60 दोस्तों। और अगर हम कार्य क्षमता कि एक एक व्यक्ति कितना काम कर लेता है, तो ए का कार्य क्षमता देखेंगे तो 60 में 20 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर 60 में 3 का भाग देने 20 का भाग देने पर 3 आएगा, और उसी प्रकार 15 का भाग देंगे 60 में तो 4 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोनों का कार्य क्षमता है, अगर हम बी बस का निकालना चाहे, कार्य क्षमता की बात हो रही है दोस्तों, कार्य क्षमता हम सिर्फ बी का निकालें तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी में ए को घटा देंगे तो ये ए कट जाएगा, और b बराबर, और 4 में 3 घटाएंगे क्योंकि a प्लस बी का कार्य क्षमता 4 है और सिर्फ a का कार्य क्षमता 3 है, तो 4 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। अब b की कार्य क्षमता क्या है, 1 है, और a का कार्य क्षमता 3 है। तो कार्य क्षमता के अनुसार दोनों का कार्य क्षमता मिलाकर देखें तो 4 हो जाएगा, जो कि दोस्तों दोनों में जो अमाउंट बटा हुआ है a प्लस बी वो टोटल 400 रुपये है, टोटल 400 रुपये है। जबकि अगर हम ए का कार्य क्षमता को हम 3x, पूरे काम को हम 3x मान लिए, और बी के 1 है उसको 1x मान लिए, तो दोनों को जोड़ देने पर ये 4x हो जाएगा। और अगर हम x बराबर जानेंगे तो यहीं से कटा देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 शून्य 0, 4 शून्य 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1x की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 300 रुपीज़। मतलब यहाँ पर जो ए की कार्य क्षमता, ए को जो रुपए मिलेंगे, अमाउंट मिलेंगे वो 300, और बी को मिलेगा वह 100 हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा दोस्तों। जो दोनों का बटा हुआ अमाउंट है वो 300 रुपये और बी को 100 रुपये, उनके कार्य क्षमता के अनुसार।
निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है? तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैंकिंग मॉडल, क्योंकि जो रटना बच्चे लोग को रटना सिखाया जाता है वो बैंकिंग मॉडल के तहत आता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकार की वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये डीएलएड के जो गणित शिक्षण का वो है बुक है, उसका जो गणित की प्रकृति है उसके पहले दूसरे पेज में इसको सेम इसी शब्दों में समझाया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका बहुत अच्छे से वहाँ पर डील किया गया है। तो इसका आंसर तो होगा दोस्तों मूर्त से अमूर्त की ओर जाएगा, क्योंकि हम सबसे पहले गोलाई एक ऐसी अवधारणा है जो अमूर्त है, हम नहीं जानते, लेकिन बच्चे लोग नहीं जानते, तो उसको हम क्या करेंगे, गेंद दिखाएंगे, संतरा दिखाएंगे, या उसी प्रकार के जो गोल आकार के जो 3D शेप दिखाएंगे, जिससे वो बच्चे मूर्त से अमूर्त, मूर्त क्या हो गया, गेंद संतरा, और अमूर्त क्या हो गया, जो गोलाई शब्द है वो अमूर्त हो गया, तो मूर्त से अमूर्त की ओर यह जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है? तो ऑप्शन ए है इसका शुद्धता। तो गणित में तो शुद्धता होती है दोस्तों, विशिष्ट क्रम भी होता है जिसको हम सोपान क्रमिक क्रम बोलते हैं, जो ऊपर 99 नंबर के क्वेश्चन में है भी। और ऑप्शन सी है विस्तारित अभिव्यक्ति, तो एक्सपांडेड एक्सप्रेशन। तो गणित में तो एक्सप्रेशन का काम नहीं होता दोस्तों, वो भी एक्सपांडेड एक्सप्रेशन, और इसका स्वरूप तो पैटर्न तो होता ही है दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा विस्तारित अभिव्यक्ति, क्योंकि प्रकृति का संबंध नहीं है पूछा गया है, जो कि विस्तारित अभिव्यक्ति होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, 450 रुपये की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? इसको भी हम सॉल्व करके नोट्स में दिखाए हैं दोस्तों, इसको समझिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यहाँ पर दिया है दोस्तों ब्याज कितना दिया है, 81 रुपये, इसलिए हम साधारण ब्याज के नीचे ब्याज को लिख देंगे, और मूलधन 450 रुपये दिया है, और इसका जो दर दिया है 4.5%, और समय नहीं दिया है इसलिए हम समय को स के रूप में ही लिख दिए हैं शॉर्ट में। और इसलिए अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इस 100 को 81 की ओर पक्षांतर कर देंगे, जो कि भाग से गुणा में चला जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 450 गुणा 4.5। जब पक्षांतर किया जाता है तो दोस्तों गुणा से भाग में चेंज किया जाता है, इसलिए ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4.5 है, उसका हम दशमलव बाहर करने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो और लगा देंगे। यहाँ जो यहाँ पर 100 था वो क्या हो जाएगा, 1000 हो गया है। अब हम 4.5 को 45 लिख चुके हैं। जब इसको हम कटाएंगे दोस्तों, इसको क्या करेंगे, हम कटाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हम एक जीरो से एक जीरो कटा दिए, फिर हम क्या करेंगे, 9 निया 81 और 9 पंचे 45, फिर यहाँ पर कटाएंगे दोस्तों 9 एकम 9 और 9 पंचे 45। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्यम 0, और यहाँ पर 5 एकम 5, फिर 5 चौक 20 दोस्तों, बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर कट गया है। और समय जो आया है कुल मिला के ऊपर तो सिर्फ 4 बचे हैं और नीचे कुछ नहीं बचा है, इसलिए इसमें जो समय होगा 4 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। तो निश्चित रूप से इसको ध्यान से कटाइएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 4 वर्ष, समय जो आएगा 4 वर्ष, और इसका ऑप्शन में दिया है दोस्तों। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 18:13.5 समानुपात 16:x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अनुपात और समानुपात क्या होता है, अनुपात मतलब बटा होता है दोस्तों, भाग होता है, और समानुपात होता है बराबर।
तो मतलब यहाँ हम बटा के रूप में अनुपात को लिखते हैं और समानुपात को हम बराबर के रूप में देखते हैं दोस्तों। तो इसको हम भी सॉल्व करके बताए हैं। बड़ा इजी सवाल है लेकिन फिर भी हम सवाल हल करके बताए हैं दोस्तों। देखिएगा 18:13.5 को हम बटे के रूप में लिखे हैं और उधर जो समानुपात है उसको बराबर कर दिए हैं और यहाँ पर 16:1 है उसको 16/1। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे। यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा का मतलब होता है 18 का 1 से गुणा होगा और 13.5 का 16 से गुणा होगा। तो यहाँ पर कर दिए हैं 18 का गुणा 1 से तो 18x आ गया है और 13.5 का 16 से गुणा किए हैं, जिससे यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 13.5 को हम दशमलव बाहर किए हैं तो एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए हम उसके बदले हम 10 नीचे कर दिए हैं और यहाँ से 18 जो है पक्षांतर करने पर नीचे आ जाएगा। अब हम इसको कटाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसको कटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हम 5 से कटा देते हैं, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 बचा और 35 हो जाएगा तो 5 सत्ते 35। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से हम 9 दूनी 18 और ये 9 तिया 27 और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 को भी कटा देंगे दोस्तों, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर फिर 2 बचे हैं दोस्तों, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर जो 3 गुणा 4 है, ऊपर में सिर्फ 3 गुणा 4 बच रहा है, जिसका गुणा करने पर 3 चौक 12 हो जाएगा, जिसका आंसर यहाँ पर है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। यहाँ पर भली भांति है भी दोस्तों, देखिएगा ऑप्शन बी में इसका दिया है आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रूट में दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। रूट में इसका जो क्वेश्चन है, अंडर रूट 6.4009 दोस्तों। यहाँ पर जो इसका वर्गमूल है, क्योंकि यह इसका जो वर्गमूल है, हम जब बड़ी संख्या का वर्गमूल हम किस विधि से निकालते हैं, भाग विधि से निकालते हैं दोस्तों। यदि हम ए बी सी ऑप्शन को गुणा कर करके देखें तो भी ये आंसर हम ला सकते हैं आपस में, दोनों को गुणा करके। जैसे 2.53 है तो 2.53 का आपस में गुणा कर देंगे तो आ सकता है, या 1.53 का। लेकिन इसको भाग विधि से सॉल्व करना ज़्यादा उचित है दोस्तों। देखिएगा, इसको हम भाग विधि से समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अंडर रूट जो 6.4009 है, उसका हम क्या करेंगे, भाग विधि में अगर नहीं आता होगा तो दोस्तों इसको सीख लीजिएगा। अभी ध्यान से देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ जो वो रहता है पीछे से हम जोड़ा बनाते हैं। 09 का जोड़ा बन गया, फिर 40 का। अब यहाँ पर 6 बच गया तो हम 6 का क्या करेंगे, 6 का आसपास का वर्ग संख्या देखेंगे। वर्ग संख्या मतलब जैसे कि 2 को लेंगे तो 2 को आपस में यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, तो 2 दूनी 4। अगर हम 3 रखते तो 3 तिया 9, जो कि 6 से ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। तो ये 2 यहाँ रखे हैं, 2 यहाँ भी, तो 2 दूनी 4 यहाँ हो गया। अब 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा और इस 2 को फिर यहाँ ला के जोड़ दिया जाता है दोस्तों, जिससे 2 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि भाग में एक संख्या उतरता है, लेकिन ये वर्गमूल का हम भाग विधि देख रहे हैं, इसलिए 40 साथ में उतरेगा और 6 में से 4 बचा था 2, तो 240 हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके पास का यहाँ पर 2 और 2 4 हुआ है, यहाँ पर 2 और 2 4 हुआ है। अब हम इसमें भी वर्ग संख्या देखेंगे। वर्ग संख्या यहाँ पर नहीं कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5, और छोटा संख्या भी रख के देख सकते हैं, बड़ा संख्या। तो हमने इसको थोड़ा शॉर्ट में बताने के लिए 5 सीधा डायरेक्ट रख दिया, तो 5। अब हम क्या करेंगे, 45 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 और 5 चौक 20, 2 22, जो कि 240 के आसपास है। यदि हम यहाँ पर 6 रखते दोस्तों तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाता, 240 से ज़्यादा हो जाता। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो 15 बचेगा, 40 में 25 घटाएंगे तो 15 बचेगा और 0 को ये उतार देंगे तो यहाँ 15 0 हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ जो 5 दिखाई दे रहा है उसी को लाकर फिर से इसमें जोड़ देंगे तो 5 5 10 और हासिल 1, ये हो जाएगा
4 और 1 5। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर फिर से कोई संख्या रखेंगे 3, तो यहाँ भी 3 रखोगे। अब हम 503 का आपस में गुणा करेंगे 503 का 3 से, तो 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 3 पंचे 15, जो कि हमारा आ जाएगा दोस्तों, और पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार जो कि हमारा जो यहाँ पर अगर हम पॉइंट रखेंगे तो पॉइंट यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2.53, जो कि ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ऑप्शन ए है दोस्तों इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए? तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम ऐसा करते हैं कि प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। अगर हम देखते हैं सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड तो 2 है, और अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं दोस्तों, जिसका मात्र 2 ही फैक्टर होता है, फैक्टर गुणनखंड होता है, जैसे कि मतलब जिसमें सिर्फ 2 ही संख्या का भाग जाता है, 1 और खुद स्वयं, जैसे कि 2 में 1 और 2 का ही जाता है, 3 में भी 1 और 3 का जाता है, और अगर देखा जाए 5 में, तो 5 में भी 1 और 5 का जाता है। तो ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और जो कि मतलब भाग कौन कौन सी संख्या का जा रहा है, 1 और खुद का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मतलब 3-4 अभाज्य संख्याओं को प्रस्तुत करके उनके उदाहरण लेके हम एक नियम तैयार करेंगे कि प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। तो इस कौन से विधि को फोकस कर रहे हैं दोस्तों, मैं ऊपर पहले क्वेश्चन में बताया भी हूँ, यह आगमन विधि को ही, जो कि तथ्यों और उदाहरण के द्वारा नियम बनाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आगमनात्मक विधि। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 105 नंबर का क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसको मेरे ख्याल से सभी दोस्त जानते हैं, सभी मित्रों को पता होगा कि हमारा जो होता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड बराबर देखेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब इसको हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इसका आंसर तो दिख ही रहा है दोस्तों, पहला ऑप्शन, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। हम जानते हैं दोस्तों, घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। जो तीनों दिया है, तीनों को क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तीनों को इस प्रकार आपस में गुणा कर देंगे, L इंटू बी इंटू एच होता है घनाभ का आयतन का सूत्र। तो 14 गुणित 12 गुणित 8 करोगे तो 1344 आ जाएगा दोस्तों, गुणा करके देख लीजिएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया है इसका आंसर 1344, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1344 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन को घन क्यूब से मापा जाता है, इसलिए क्यूब सेंटीमीटर लिखेंगे या घन सेंटीमीटर लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करती है? विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है सिद्धांत, बी हस्तक्षेप, सी अनुसंधान और डी प्रदर्शन। तो दोस्तों ये जो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं, तो सिद्धांत से तो नहीं विकसित किया जा सकता, एक निकट संबंध को नहीं दर्शा सकता, हस्तक्षेप भी नहीं, और प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसंधान, रिसर्च करके इसको समझाया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भिन्न का, 2 सही 3/4, जिसको हम मिश्र भिन्न भी बोलते हैं, भागित 1 सही 1/8 है दोस्तों। इसका ऑप्शन देखने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों।
यहाँ पर हम सॉल्व करके बताए भी हैं। 2 सही 3/4 को क्या कर लेते हैं, पहले मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर होता है दोस्तों गुणा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ उसको जोड़ देते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 3 11, तो 11 बटे यहाँ 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 8 1 कम 8, और 8 और 1 को जोड़ देंगे 1 से, तो हो जाएगा 9/8। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर 11/4 भागित 9/8। हम जानते हैं दोस्तों कि गुणा को जब भाग को गुणा में बदला जाता है तो जो नेक्स्ट साइड का जो संख्या होता है वो उलट जाता है। यहाँ पर 9/8 जो है 8/9 हो जाएगा। अब इसको हम कटा सकते हैं दोस्तों। कैसे कटाएंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये जो 2 चौक 8, और कट जाएगा दोस्तों। या फिर हम सीधा डायरेक्ट ऐसे कटा सकते थे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ऊपर बचा 11 गुणा 2, तो 11 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, और नीचे सिर्फ 9 बचा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 22/9, जो कि ऑप्शन में दिया है यहाँ पर, ऑप्शन ऑप्शन ए 22/9। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज़ के किनारे से 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर माप का कागज़ का टुकड़ा काटा गया है, तो बचे हुए कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो इसका काटे हुए टुकड़े, बचे हुए कागज़ के टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको भी हम सॉल्व करके बताएं हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण कागज़ का क्षेत्रफल, तो 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर है, जिसका 6 पंचे 30 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और काटा हुआ भाग का क्षेत्रफल देखेंगे तो 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। अब हम शेष टुकड़ा को जानेंगे, तो बड़े कागज़ के जो क्षेत्रफल आया रहेगा उसको हम छोटे कागज़ के क्षेत्रफल में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 30 - 6, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 वर्ग सेंटीमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन में दिया भी है, इसका आंसर जो हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, प्रति घंटे में उसके टाइपिंग की गति क्या होगी। तो इसका भी हम सॉल्व किए हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 20 मिनट में 960 शब्द टाइपिंग कर लेता है। यदि हम 1 मिनट का जानेंगे तो 20 को ले आएंगे इधर, तो ये 960/20 हो जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। तो 1 मिनट में वो कितने शब्द लिखेगा दोस्तों, टाइप कर पाएगा, 48। तो हमें तो फिर 60 मिनट का जानना है ना, 1 घंटे का। तो हम क्या करेंगे, इसमें 60 का गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद करेंगे तो दोस्तों 2880 शब्द आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन में दिया भी है, ऑप्शन हमारा ए ही है, 2880 शब्द, इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r और h है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह सूत्र को ही दिया है। बेलन के आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है दोस्तों। और आधार क्या होता है, बेलन का गोलाकार होता है, वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और ऊंचाई को हम किससे मापते हैं, h से। तो इसलिए πr²h कहाँ दिख रहा है दोस्तों, हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा πr²h। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 113। गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयोग होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित से हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा संख्याओं, क्योंकि बच्चे को अगर सांप सीढ़ी खिला रहे हैं तो संख्याओं के बारे में सीखेंगे, बढ़ते घटते क्रम सीखेंगे, और मतलब संख्याओं के बारे में वो अच्छे से नॉलेज होते जाएगा। इसलिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सांप सीढ़ी का खेल खिलाना एक TLM के रूप में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका साबित होगी दोस्तों, इसलिए इसका आंसर बी होगा। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, लाभ हानि पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य
₹110 है, 110 रुपये है, उसे 10% हानि पर बेचा जाता है तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचने का मूल्य और क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदने का मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है दोस्तों 110 रुपये और हानि भी दिए है 10% का हानि हुआ है और विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसका हम सवाल को हल किए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हम क्या किए हैं, विक्रय मूल्य बराबर होता है, सूत्र होता है दोस्तों क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि %। यदि यहीं पर लाभ हुआ रहता तो दोस्तों यहाँ पर हम प्लस कर दिए रहते 100 प्लस लाभ %, प्रॉफिट % को हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हानि है तो माइनस किए हैं और बटे हम क्या कर देंगे 100। अब हमारा जो क्रय मूल्य है वो 110 रुपये है और हानि है वो 10, इसलिए हम 100 में 10 घटा देंगे और नीचे बटे में 100 भी करना है क्योंकि फार्मूला में हम पुट किए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर 110 गुणा 100 में 10 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा और नीचे 100 है। 10 ऊपर नीचे कटा देंगे दोस्तों, ऊपर भी 2 जीरो नीचे भी 2 जीरो। अब 11 का 9 से गुणा करेंगे तो 11 निया 99। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लाभ हानि का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसलिए इसका आंसर दिया होगा बी में दिया है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 99 रुपीज़। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 115 का। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है तथा एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको देखिएगा, इसको भी हम बहुत बढ़िया से समझाए हैं। पहली जो संख्या, इसका जो सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर लस लघुत्तम समापवर्त्य गुणा महत्तम समापवर्त्य। तो इसमें पहली संख्या 60 दिया है दोस्तों और दूसरी संख्या को हमने मान लिया x और लस क्या है, लस दिया है 300 रुपये और मस दिया है 1500 रुपये। तो हम क्या करेंगे, अब x को पक्षांतर कर देंगे दूसरे तरफ, तो नीचे चला जाएगा दोस्तों 300 गुणा 15 बटे 60 हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटा देंगे और 6 एकम 6 और 6 पंचे 30। अब ऊपर क्या बचा 5 गुणा 15 जो कि 15 पंचे क्या होता है 75 और ऑप्शन में दिया है दोस्तों 75, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी 75। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी हम सॉल्व करके बताए हैं, हालांकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, ये 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत के बदले हम क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं। अब हम ऊपर का 3 का 100 से गुणा कर दिए तो 300 हो गया, 300 रुपये हो गया। अब इसको हम भाग देंगे दोस्तों, तो भाग देंगे तो 16 का इस प्रकार भाग देते हैं, दोस्तों। इसका तो खैर भाग देते बन जाएगा आप लोग को, फिर भी हम बता देते हैं। यहाँ पर जैसे हम 300 का भाग देंगे 16 का तो एकम बार जाएगा और बचेगा कितना 14 और ये हम उतार देंगे 40। तो 16 अट्ठे कितना होगा 128। अब बचेगा कितना दोस्तों, अब बचेगा इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 12, दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 120। अब कितना 16 का हम कितने बार पढ़ेंगे 16 सत्ते 112 होता है, तो यहाँ पर 120 बचा है, 112 आया है, 16 सत्ते बार जाएगा क्योंकि अट्ठे में ज़्यादा हो रहा है। तो फिर कितना बच जाएगा 8 घटाने पर और दशमलव लग चुका है, फिर 80 हो जाएगा और 16 पंचे 80 होता है दोस्तों। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा 18.75। दोस्तों ये ऑप्शन में दिया भी है, सबसे पहला जो ऑप्शन है सबसे जो लास्ट में ऑप्शन दिया है 18.75, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। इस प्रकार इसको हल करके बता सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, निम्नांकित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए। दोस्तों इसको हम एलसीएम के माध्यम से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर भाग देना आता है तो निश्चित रूप से भाग दे के निकालिएगा दोस्तों, वो बहुत ही सरल होगा। जैसे कि भाग देना आता होगा तो 9 का हम 14 से भाग देंगे, दशमलव में बदलना आता होगा तो सुनम्बर पहले जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे तो 90 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 90 का 14 छक्के 84 होता है,
छक्के 84 होता है, 90 में 84 घटाएंगे तो 6 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 60 और 14 चौक 56। हम 2 अंक तक ही निकाल लेंगे दोस्तों। अगर हम 3/4 का भाग देंगे तो 0.75 आता है, और 5 का 11 में भाग देंगे तो 0.45 आता है, जो कि स्पष्ट अब दिख रहा है दोस्तों। बट जब भिन्न के रूप में था तो हमें नहीं पहचान आ रहा था कि कौन बड़ा है कौन छोटा। अब यहाँ पर तो निश्चित रूप से पहचान लेंगे कि सबसे छोटा 0.45 है, उसके बाद जो इससे बड़ा है 0.64 है, और सबसे बड़ा है 0.75। तो यहाँ पर जब हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, क्योंकि आरोही क्रम में बोला गया है, इसलिए हम 0.45 को, फिर उससे बड़ा 0.64, फिर उससे बड़ा 0.75, और इसका यदि हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये होगा दोस्तों, ऑप्शन सी है वो। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है? दोस्तों ऑप्शन ए है आगमन विधि द्वारा, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष उत्पत्ति द्वारा, ऑप्शन सी है प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति, ऑप्शन सी है प्रति सकारात्मक उत्पत्ति। निश्चित रूप से दोस्तों इसको तो हम प्रत्यक्ष जान सकते हैं कि दो समपूर्णांकों को जोड़ेंगे तो सम ही होता है, तो इसको हम डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं या प्रत्यक्ष उत्पत्ति द्वारा जान सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है? तो पहला है संचार, दूसरा है स्वरूप और कार्य पद्धति, तीसरा है गणित के प्रति अरुचि, और चौथा है गणितीय तर्क शक्ति। तो याद रखिएगा दोस्तों, गणित हमारा संचार का माध्यम भी है, गणित के द्वारा संचार का माध्यम तो है ही दोस्तों। यहाँ पर देखें तो गणित के प्रति अरुचि भी होता है, जैसे कि मतलब बहुत से बच्चों को गणित में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, तो अरुचि भी होता है, और गणितीय तर्क शक्ति भी होता है, और नहीं है तो वो स्वरूप और कार्य पद्धति, पैटर्न एंड प्रोसीजर, मतलब इसके आयाम में नहीं होगा दोस्तों, गणित शिक्षण के आयाम में नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा स्वरूप व कार्य पद्धति होगा दोस्तों। इसका आंसर जो है स्वरूप और कार्य पद्धति, गणित शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है गणित शिक्षण शास्त्र का या गणित सब्जेक्ट का, वो है 120 नंबर का। रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं, वह चिंतन किस चरण पर है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी है संबंध, ऑप्शन सी है निगमन, ऑप्शन डी है पहचानना। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसको आप एक संबंध से बता सकते हैं कि एक जैसे दिख रहा है, उसमें भी 4 भुजा है, वर्ग में भी 4 भुजा है, समचतुर्भुज में भी 4 भुजा है, तो दोनों आयत है करके इसको हम संबंध से जान सकते। किस चिंतन के चरण है बोला जाएगा, तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी संबंध। इस प्रकार दोस्तों हमने 2022 का टेट परीक्षा का गणित सब्जेक्ट का जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा, उसको सॉल्व करके जाना, और इनके जो पेडागॉजी पार्ट है, शिक्षण शास्त्र पार्ट है, उसको भी हम बहुत ही बढ़िया से उसके कॉन्सेप्ट को समझे। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। देखते रहिए टीचरशिप, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑल दोस्तों।